हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का पिछले साल का जो पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को हम एक साथ नहीं सॉल्व करेंगे, सभी सब्जेक्ट को टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब कि एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे आपका सबसे पहले आता सीटीपी है, उसके बाद आपका मैथ, फिर ईवीएस, फिर हिंदी आता है, ऐसे आता है। लेकिन आज की क्लास में हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी के यानी हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 क्वेश्चन के आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप हिंदी को जो है साथ में आप भी सॉल्व करते चलिए। आपके कितने नंबर हिंदी में यानी 30 में कितने नंबर आपके सही होते हैं ये आप चेक करिए। ठीक है, 30-30 नंबर टुकड़ों में आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और कौन सा स्ट्रांग है, किस में ज़्यादा मेहनत करने की या किसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम 30-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, पर डे एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हिंदी का जो पिछले साल का पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी में अगर आप सभी को पता होगा, अगर आपने दिया होगा पिछले कई बार एग्जाम में या फिर नहीं भी दिया है तो आप समझ लीजिए कि हिंदी का जो पेपर होता है उसमें एक गद्यांश एक पद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गद्यांश सॉल्व करने होते हैं, उसके बाद पद्यांश या फिर दो गद्यांश होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। फिर उससे संबंधित यानी गद्यांश या पद्यांश से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसी गद्यांश पद्यांश से ढूंढ के आपको निकालने होते हैं। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन दोनों गद्यांश पद्यांश को मिलाकर होते हैं, तो वो सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद 15 नंबर का आपका पेडागोजी आती है, तो 30 नंबर आपके यहाँ पे क्लियर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है गद्यांश सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है गद्यांश को वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि गद्यांश दिया क्या हुआ है। सबसे पहले हिंदी को या किसी भी सब्जेक्ट को सॉल्व करने से पहले जो निर्देश दिया होता है उसको आप पढ़ ले अच्छे से। निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 91 से 99 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कहने का मतलब कि नीचे जो 91 से 99 तक के क्वेश्चन है वो गद्यांश को पढ़कर उसी से जो है पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, जो यानी जो गद्यांश दिया हुआ है इसी से संबंधित प्रश्न 91 से 99 वाले हैं। आपको बाहर से या बाहर का दिमाग नहीं लगाना है, इसी गद्यांश से ढूंढ के आपको 91 से 99 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कई लोग इसको नहीं पढ़ते हैं और जो गद्यांश पढ़ लेते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें अपना दिमाग लगाने लगते हैं, गद्यांश को नहीं पढ़ते, फिर वहीं क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 91 से 99 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके इसी गद्यांश से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, आप गद्यांश जो दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, परिश्रमी व्यक्ति को सफल हो जाने पर, ये हमने रेड कलर से कर दिया है, इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको जो है समझ में आए, इसको पढ़ना भी है। एग्जाम में आपको ब्लैक ही दिखेगा, रेड कलर का नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता, उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया, फल देना या ना देना तो ईश्वर के अधीन है। मानव का कर्तव्य तो केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की सफलता पर उसका दोष भाग्य को देते हैं। ठीक है, यानी जो है परिश्रमी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो है संतोष होता है कि जितना उन्होंने मेहनत किया है, जितना उन्होंने प्रयत्न किया है वो जो है उसका फल जरूर मिलेगा। फल देना ना देना किसका, ईश्वर के अधीन होता है। वहीं पे जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो जो है किसी कार्य की सफलता पर उसका दोष भाग्य को दे देते हैं। ठीक है, कोई भी सफल अगर होते हैं या नहीं भी होते हैं तो भाग्य को जो है उसका दोष दे देते हैं। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं है तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह उसे या वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। भारतीय संस्कृत से कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। ठीक है, यानी जो तप किया जाता वो भी परिश्रम का ही पर्याय है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही तप है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो किया गया तप होता वो श्रम है, वो क्या है, तप है। इसी तप या श्रम के कारण नहासु इंद्रासन का अधिकारी बना। कालिदास महान कवि, मैडम क्यूरी तथा एडिसन महान वैज्ञानिक तथा अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति, महान लेखकों, कवियों और वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य भी उनका ही परिश्रम ही है। यानी
कोई भी चीज़ भगवान के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता, भाग्य के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। जब आप परिश्रम करेंगे तब आप जो है सफल होंगे, उसका फल मिलेगा। इसका जो है कई सारे उदाहरण भी दिया गया, जिन्होंने परिश्रम किया, जिसने तप किया, उसका जो है परिणाम भी उनको मिला है। ठीक है, तो ये जो है आपका गद्यांश जो दिया गया है। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है 91 कि मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है। अब ऑप्शन देख लीजिए। अगर ऑप्शन देख के आपको समझ में आता है कि हाँ जो है हमने जो पढ़ा है गद्यांश उसमें है, तो आप जो है लगा दीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? दान करने से, धैर्य रखने से, संतोष करने से, या फिर परिश्रम करने से। तो वहाँ पे ज़्यादातर परिश्रम पे जो है फोकस किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन कि मनुष्य का भाग्य जो बनता है वो परिश्रम करने से बनता है। ठीक है, तो पहला ही फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है कि आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है। हमने वहाँ पे जो अभी पैसेज पढ़ा था, जो गद्यांश पढ़ा था, उसमें जो है देखा था कि जो है आलसी व्यक्ति होते हैं वो अपने असफलता का दोष किसे दे देते हैं? भाग्य को दे देते हैं, दूसरों को नहीं। अवसर न मिलने को, धन के अभाव को, भाग्य को जो है अपने असफलता का जो है दोष दे देते हैं कि उनका जो है भाग्य जो है उनका साथ नहीं दे रहा, इसलिए वो असफल हो गए हैं। बल्कि वो परिश्रम जो है नहीं करते, इसलिए वो असफल होते हैं। तो वो जो असफल होते हैं अपनी असफलता का दोष किसे दे देते हैं? भाग्य को दे देते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति किसका सम्मान करती है? भाग्य के बल का, चापलूसी करने का, पुरुषार्थ के बल का, या फिर तटस्थ बैठने का। तो प्रकृति किसका सम्मान करती? पुरुषार्थ के बल का। अगर इसको आपको देखना हो तो हम गद्यांश में देख लेते हैं चल के कि भाग्य किसका साथ देती है। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा, ये देखो यहाँ दिया है कि प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। ठीक है, किससे? व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप दोबारा जाके वहाँ पे दे सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता? परिश्रमी व्यक्ति को, आलसी व्यक्ति को, पुरुषार्थी को, या फिर भाग्यवान व्यक्ति को। सिंपल सी बात है, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है अगर वो एक बार नहीं 2 बार असफल हो जाता तो भी उसको पश्चाताप नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम है उत्साह, तप, सफलता, या फिर भाग्य। तो वो क्या था? वो था आपका तप। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम क्या था? तप था। ठीक है, तब आपको जब आपने पढ़ा होगा तो आपको जो है दिखा भी है। जब हमने पढ़ा था देखा होगा कि तप की बात की गई थी। ठीक है, अगर आप पैसे शुरुआत में पढ़ लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको माइंड में आ जाती हैं, काफ़ी चीज़ें। तो आपको जो है ये नहीं लगता कि हाँ पता नहीं ये शब्द वहाँ पे है कि जब आप पढ़े होते हैं तो आपको शब्द जो है पढ़ा सा लगता है, तो आपको लगता है कि हाँ ये आंसर सही होगा। अगर आपको क्लैरिफिकेशन करना कि हाँ यही सही है कि नहीं, तो आप एक बार जाके दोबारा से भी देख सकते हैं, गद्यांश को दोबारा भी पढ़ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नहीं तो एक बार अगर आप ध्यान से गद्यांश पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाती है। कुछ क्वेश्चन को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे जो गद्यांश होते हैं इसमें कुछ जो है व्याकरण के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो व्याकरण का जो है वो देख लेते हैं कि पुरुषार्थ शब्द का संधि विच्छेद है। 2 से 3 नंबर का ही जो है आपका गद्यांश वो पूछा जाता है व्याकरण। तो पुरुषार्थ जो है आपका शब्द जो है आपके गद्यांश में था, तो उस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? पहला है पुरुष प्लस अर्थ, दूसरा है पुरुषा प्लस अर्थ, तीसरा पुरुष प्लस अर्थ, चौथा है पुरुष प्लस अर्थ। ठीक है, तो पुरुषार्थ का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष प्लस अर्थ बराबर पुरुषार्थ होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि विपरीत शब्द का विलोम क्या होगा? आप सभी को पता होगा विपरीत शब्द का विलोम क्या होता है? वो होता है अनुकूल। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामर्थ्य शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। जो सामर्थ्य शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? ठीक है, ये बताना है। तो सामर्थ्य जो शब्द है इसका जो मूल शब्द होता है वो होता है सामर्थ्य, और जो या है वो आपका प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा। प्रभु, जगदीश, विधाता और विधान। आप सभी को पता है कि जो ईश्वर का पर्यायवाची होता है वो प्रभु भी होता है, जगदीश भी होता है, विधाता भी होता है, बल्कि विधान नहीं होता। ठीक है, नहीं ही पूछ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपके 91 से 99 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 99 क्वेश्चन कहाँ से 91 से आपने स्टार्ट किया होगा वो आप देख लेंगे।
ये देखिए 91 से आपने स्टार्ट किया, 91 से और 99 तक के क्वेश्चन जितने थे वो ऊपर जो दिए गए गद्यांश थे उसी से संबंधित थे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका निर्देश फर्स्ट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट जो निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 100 से 105 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। यानी अब जो नीचे क्वेश्चन देने हैं वो 100 से 105 तक के जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो इसी पद्यांश से जो है संबंधित होगा, इसी पद्यांश से ढूंढ के आपको निकालने हैं। ठीक है, जैसे आपने गद्यांश में सॉल्व किया था वैसे ही आपके पद्यांश में भी निकालना है। अब पद्यांश आप एक बार पढ़ लीजिए तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। पद्यांश है कि जो अन्य यात्री नहीं है, धात्री है। ठीक है, जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। ये धेनुएं प्रत्येक ग्रह में हैं, दुही जाने लगी। यो शक्ति की नदियां वहां सर्वत्र लहराने लगी। घृत आदि के आधिक्य से बलवीर का सुविकास है। क्या आजकल कासा कहीं भी व्याधियों का वास है उस समय गोवंश पलता, इस समय मरता वही। क्या एक हो सकता कभी यह और वह भारत मही। ठीक है, ये जो है पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जो है अगर आपको समझ में नहीं आया पद्यांश तो आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद जो है आप वहाँ पे देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ कि अमर किस पर मुग्ध है। ठीक है, तो अमर किस पर मुग्ध है यहाँ पे दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर मुग्ध है, यानी कि जो अमृत है इस लोक का उसी पर क्या अमर जो है मुग्ध है। ठीक है, तो अमर किस पर मुग्ध है, अमृत पे, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो वहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस लोक का अमृत है, इस लोक का जो अमृत है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस लोक का अमृत यहाँ पे दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ है। जो अन्य धात्री के सदस्य सबको पिलाती दुग्ध है जो अमृत इस लोक का, यानी दुग्ध जो है वो इस लोक का अमृत है। ठीक है, क्या है, दुग्ध जो है वो इस लोक का अमृत है। लिखा हुआ साफ साफ, जो अन्य धात्री के सदस्य सबको पिलाती दुग्ध है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। ठीक है, यानी कि इस लोक का जो अमृत है वो क्या है, दुग्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, इस लोक का अमृत क्या है, दूध, दही, घृत या अमृत। तो वो क्या है आपका दुग्ध, यानी कि दूध है। ठीक है, अब वहाँ पे दुग्ध दिया हुआ है, यहाँ दूध दिया हुआ, तो दूध का मतलब ही दूध होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही होगा, जरूरी नहीं कि दुग्ध ही लिखा हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है कि धात्री शब्द का अर्थ है, जो धात्री है उसका क्या जो है अर्थ होता है, देने वाली, धारण करने वाली, पालन करने वाली या फिर सेवा करने वाली। तो धात्री शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पालन पोषण करने वाली। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, पालन पोषण करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी, किसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी, वो देख लेते हैं। किसकी नदियाँ, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फिर से, ये लिखा हुआ है कि यो शक्ति की नदियाँ वहाँ सर्वत्र लहराने लगी, यानी किसकी, शक्ति की नदियाँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर इसी पद्यांश में दिया हुआ है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। तो किसकी नदियाँ सर्वत्र लहराने लगी, घृत की, दुग्ध की, शक्ति की या फिर जल की। तो यह है शक्ति की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बहुत आसान होता है इसको सॉल्व करना, जब आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बलवीर में समास है, बलवीर में समास कौन सा है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो वो होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास का सबसे अच्छा पहचान ये है कि जो इसमें जैसे बल और ये वीर लिखा हुआ बीच में जो योजक चिन्ह है, ये उसका जो है सबसे अच्छा पहचान होता है। यहाँ जहाँ पे आपका योजक लगा होगा वहाँ पे आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मही शब्द का अर्थ है, जो मही शब्द ऊपर जो है लिखा हुआ था उसका क्या अर्थ है, महियसी, तक्र, भूमि या फिर माता। तो मही शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका मही शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका भूमि। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब जो है ये आपके 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं वो आपके होंगे क्या, पेडागोजी। ठीक है, तो पेडागोजी 15 क्वेश्चन कंपलसरी है, आता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, तो अब ये जो सॉल्व करने वाले हैं वो होगा आपका जो है पेडागोजी, इसको भी ध्यान से देखेंगे।
क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ, देखिए यहाँ पे कोई निर्देश नहीं दिया हुआ है कि आपको कहाँ से कहाँ करना है। आपको सिंपल सा जो 106 से क्वेश्चन है वो आपको अपने दिमाग से, अपने जो है माइंड से सॉल्व करना है, अपनी समझ से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये पेडागोजी है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है बच्चों के उनकी बात तथा उनको सक्रिय भागीदारी की प्रमुखता देना। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थी, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या विस्तारवादी, तो वो होता है आपका बाल केंद्रित, ठीक है। जहाँ पे बाल केंद्रित शब्द दिख जाए आपको वो हमेशा सही होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ लीजिए कि निम्न में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है बच्चों के उनकी बात तथा उनको सक्रिय भागीदारी की प्रमुखता देना, ठीक है। यानी जो भी ऑप्शन दिया किसका अर्थ होता है कि उनकी बात को तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए, ठीक है। किस प्रकार की, तो जाहिर सी बात है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, तभी उन्हीं की जो है सक्रिय भागीदारी की प्रमुखता देनी होगी, उन्हीं की रुचियों के अनुसार उनको पढ़ाना होगा, ठीक है। तो बाल केंद्रित ही यहाँ पे सही होगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है। बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है, जी नहीं। दूसरा है कि शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही। बच्चों के जो भी अनुभव हैं उनके जो दृष्टिकोण है वो जो है महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए, जी नहीं। शिक्षक को जो है कहीं भी किसी भी निर्देश में आगे नहीं रहना है, सदैव जहाँ पे होगा वो गलत होगा। फोर्थ है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता, जी नहीं। शिक्षार्थियों को तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव हैं तथा दृष्टिकोण उनको जो है महत्वपूर्ण मानना है। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की जिस बात पे विश्वास करता है वो बात करता है कि जो है शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण किस पे होने चाहिए, महत्वपूर्ण होने चाहिए समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के तरीके से, ठीक है। वो इस चीज़ पे विश्वास करता है, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन ही गतिविधि में संलग्न करते हैं, यानी यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन की गतिविधि में ही संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकती है। विद्यार्थियों को ध्यान हटाना, जी नहीं। पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, ये भी नहीं है। कार्यभार को कम करना, जी नहीं। विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना, बिल्कुल सही। अगर किसी भी क्लास में कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले अगर जो है टीचर विद्यार्थियों में मनोरंजन और गतिविधि को जो है संलग्न करता है, ठीक है, तो वो उसका उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों में जो है प्रोत्साहन की भावना लाना और उत्साह का संचार करना, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है, ठीक है। कौन से विचारक है जिनका कहना है कि मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोस्की या फिर स्किनर, तो वो हैं आपके कौन से, वो हैं आपके स्किनर। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं। समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं, बिल्कुल सही। जो रचनावादी क्लास होती है उसमें शिक्षार्थी समूह में अंतःक्रिया, समूह में बातें करते हैं, और जब समूह में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्लास में आवाज़ होगी, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं, जी नहीं। केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते, ये ऑप्शन आपके गलत है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। पहला ऑप्शन है चयन तथा श्रेणियों में बांटना। दूसरा विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना। तीसरा एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, या फिर चौथा अधिक से अधिक अवसर देना। तो यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव ऑप्शन सेकंड होगा कि विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल देना, ठीक है। विशिष्ट रूप से पठन कौशल पर बल नहीं देना होता है, ये आपका निगेटिव है, तो यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें तो इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है। यानी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें तो किस तरह का जो है क्लास में परिवेश यानी वातावरण होना चाहिए।
विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, बिल्कुल सही। विविधता वाले मतलब एक से अधिक जो है विविध विविध प्रकार के विभिन्न वर्गों के हो, उसमें सामान्य बच्चे भी हो, प्रतिभाशाली बच्चे भी हो, विशिष्ट बच्चे भी हो, मतलब सभी प्रकार के बच्चे हो, उस प्रकार की समावेशी कक्षा का माहौल होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा गलत है। विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली विशिष्ट कक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि समावेशी होनी चाहिए। चयनित शिक्षार्थी वाली विशिष्ट कक्षा ये भी गलत है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव बताना। ठीक है, कि उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अप्रभावकारी आदतों को हटाना। दूसरा है उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरीके से नहीं सीखे हैं। या फिर शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना। जी नहीं, रटाना आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। यही ऑप्शन सही भी होगा, थर्ड ऑप्शन ही आपका सही है, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। किसको? भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए जो सबसे उपयुक्त उपागम होता है वो कौन सा होना चाहिए? संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर निमंजन विधि। वो होता है आपका संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषण का मतलब कि आपस में बातचीत करना। ठीक है, तो भाषा पढ़ाते समय संप्रेषणात्मक उपागम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों से आपस में बातें करनी चाहिए। टीचर और बच्चे के प्रति जो है संप्रेषण होना चाहिए और बच्चों के प्रति भी संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, तो संप्रेषणात्मक उपागम होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? सभी अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना यानी पढ़ाना चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? पहला कि बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। सलाह तो दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा है कि योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों को पुनरावृत्ति करने के लिए कहना चाहिए। जी नहीं। तीसरा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है विद्यार्थियों को जल्दी जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए। गलत। फोर्थ है कि विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही होगा कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको विविधता को संबोधित करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधि होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? शुद्ध उच्चारण पर बल देना, या फिर पुस्तक की पाठ्य सामग्री को स्वस्वर पढ़ना, शुद्ध उच्चारण तथा भावों के साथ पढ़ने पर बल देना, या फिर शिक्षार्थियों की रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। बिल्कुल सही। जो भी शिक्षार्थियों की रुचि है उनके विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सबसे उपयुक्त आंसर है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्शन में जो सबसे उपयुक्त हो वही आपको हमेशा सही करना है, क्योंकि कुछ ऑप्शन कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपको एक जैसे लग रहे होंगे, आपको लग रहे होंगे कि ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, या फिर दो ऑप्शन आपको सही लगते होंगे, लेकिन जो आपका जो है सबसे उपयुक्त हो, सबसे स्ट्रांग हो, वो आप हमेशा उसको चुनिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते वे जानते हो कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति उनकी समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाए। जी नहीं, ये गलत होगा। दूसरा है कि उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वह रोचक है तथा उनके स्वयं के और शिक्षक के जीवन से संबंधित है। तीसरा है कि उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बनन मिलेगा। बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। वे इस बात को महसूस करते हो कि एक तरह के कार्य में ये अपने सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। जी नहीं, थर्ड ऑप्शन ही सही होगा कि उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो, पहले से आभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बनन मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? निगेटिव बताना है। ठीक है। शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, ये गलत होगा। मतलब ये तो सही है कि शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, यहाँ पे निगेटिव बताना है। ठीक है। जीवा तथा ओठों को सही स्थिति का आभास कराना, सही है।
शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। फोर्थ ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने के अवसर देना ताकि आप उसकी त्रुटियों का निदान कर सकें। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर उपलब्ध कराना। जो भी शिक्षार्थी हैं उनको बोलने के अवसर तो देना है, लेकिन उनके वास्तविक स्थितियों पर बोलने के अवसर नहीं देना है। ठीक है, ये आपका निगेटिव होता है। यही ऑप्शन आपका सही भी होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाषा कौशलों के उप कौशल है कितने हैं? भाषा कौशल के कितने उप कौशल होते हैं? तो वो होते हैं आपके 2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बोधगम्य निवेश का जो है विचार दिया था? पहला स्टीफन क्रैसन, दूसरा नॉम चॉम्स्की, B.F. स्किनर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो थे आपके स्टीफन क्रैसन। स्टीफन क्रैसन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन्होंने बोधगम्य निवेशों का विचार सबसे पहले दिया था। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो ये जो है टोटल 120 क्वेश्चन है, यानी 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, जो कि अगर आप पेपर की दृष्टि से देखेंगे तो 120 तक आपका जो आता है वो हिंदी तक आता है। ठीक है, यानी जो है टोटल जो 91 से 120 तक का क्वेश्चन होता है वो कितना होता है आपका? हिंदी का होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वो भी हिंदी कौन सी? फर्स्ट लैंग्वेज होती है। 91 से 120, 91 से 120 तक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 30 ही क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपका हिंदी फर्स्ट होता है। ठीक है, ये हिंदी फर्स्ट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये सारे 120 क्वेश्चन हुए हैं। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी और आप सभी को हिंदी ऐसे ही सॉल्व करना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके पैसे से होते हैं, चाहे आपके गद्यांश से हो चाहे पद्यांश से, दोनों मिला के 15 होते हैं, और 15 आपका पेडागॉजी कंपलसरी है। 15 क्वेश्चन तो पेडागॉजी के पूछे ही जाते हैं। तो पेडागॉजी आपको बहुत ही स्ट्रांग करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अब शुरू हो गई है। पर डे एक एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करेंगे, यानी 30-30 नंबर का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि टुकड़ों में आप प्रैक्टिस करें, आपको जो है पूरा जो है 150 नंबर का प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो आप एक एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।